is being maintained by British bonds. And henceforth, we say in the loud boring voice that down with imperialism works of the world, great united long live revolution. चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया, थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात के अंदर अनेक सत्याग्रही पशुओं की तरह बंद किए गए। हवा एवं पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं। ठिठुरती जाड़े की रात हवालात में बंद चंद्रशेखर को ओढ़ने और बिछाने के लिए कपड़े तक नहीं दिए गए। शायद पुलिस वालों ने सोचा कि लड़का ठंड से ठिठुर जाएगा, डर जाएगा, माफी मांग लेगा, परंतु इसके विपरीत हुआ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। कब ठहरता है जब नर पर्वत पे जाते मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। मजिस्ट्रेट सरेघाट पार्टी इन्हें सड़क पर यातायात रोकने की धारा 107 के अंतर्गत सजा दी। सरेघाट कुख्यात कठोर दंड देने के लिए मारे गए। चंद्रशेखर से पहले वाले लड़के से मजिस्ट्रेट ने पूछा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये लड़के, तेरा नाम क्या है? ये लड़के, तेरा नाम क्या है? ये लड़के, तेरा बाप का क्या नाम है? मजिस्ट्रेट साहब, ये वो नहीं है। चंद्रशेखर ये है, ये राजद्रोही है। पिछले दिनों किसी ने ही असहयोग आंदोलनकारियों की सभा में दारोगा तुलसी सिंह के ऊपर बदलाव किया था, जिससे वह घायल हो गए थे। ये लड़के, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम आसान है। तेरे बाप का क्या नाम है? पठान। तेरी माँ का क्या नाम है? भारत माता। तेरा घर की है? ये लड़का हमारे सामने बड़ा बड़ा अपराधी क्या होता रहता है, उतना डरने का दावा नहीं करता है। ये लड़का केवल पुस्तक करनी सीमित रहता है और विपत्तियों का सामना करते हुए सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर भारतीय वीर क्रांतिकारी अपने पावन कार्य को आगे बढ़ाते रहे। इन्हीं वीरों में से एक नाम वीर शिरोमणि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसी वीर का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता। तो आइए देखते हैं नाटक द फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद। आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, बंद करो विदेशी कपड़ों का व्यापार। गांधी के स्वराज में विदेशी निवेश नहीं चलेगा। भारत माता की साम्राज्यवाद का नाश हो। भारत माता की 1921 के प्रारंभ से असहयोग आंदोलन की यह आंधी अपने पूरे देश में पहुंच गई। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। बनारस भी इस आंदोलन से अछूता न रहा। अनेक विद्यार्थी इस आंदोलन में उतर पड़े। भारत माता की
Chandrasekhar Azad, the government will award him 10,000 rupees. The government searched him for many days. The person who informed Zinda Yamuda, then government will definitely awarded him. Wanted, wanted, wanted. Indians, attack on Lala Lajpat Rai! इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारस भीड़ पर भूखे भेड़ियों के रक्त टूट पड़ा। इतने में कृष्ण ने स्वयं लाठी लेकर लाला जी पर प्रहार किया। लाला जी घायल हो गए और उन्होंने पुलिस वालों से कहा, तुम क्या किसी भी रास्ते चल मारो, मगर याद रखो, चोट में न जाने कितने भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों को तैयार किया, जिनके प्रयत्नों से आजादी की लड़ाई को बल मिला। लाठी लाला जी की छातियों पर पड़ रही, लेकिन एक आंख तक नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें तो कष्ट सह नहीं थे और बिना कष्टों के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। लेकिन तब तक सहते और संघर्ष करते हुए उन्होंने अंग्रेजों से कहा, इस प्रकार से नियति जनता पर क्रूर हमले करवाती है और कतई सत्य सरकार नहीं हो सकती। ऐसी सरकार अधिक दिनों तक कायम भी नहीं रह सकती। मैं आज के दिन एक घोषणा करता हूँ कि जिस सरकार की पुलिस ने इतनी निर्दयतापूर्वक लाठियां चलाई है और यहाँ की जनता पर क्रूर और निर्मम अत्याचार किए हैं, इन्हीं अत्याचारों के कारण भारत में ब्रिटिश सरकार का विनाश होगा, ब्रिटिश सत्ता का अंत होगा। और तुमने जो मेरे पर लाठी की चोट की है, यही लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में छोड़ी गई कंट्री चीज के समान होंगे। भाइयों, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, जारी रहनी चाहिए। भारत माता की जय। 17 नवंबर 1928 और वो बेहोश हो गए। अंग्रेजों ने मरण समझकर छोड़ दिया। उन्हें शीघ्र अस्पताल पहुंचाया गया। 18 दिन बाद उनकी हालत चिंताजनक हो गई और वो पूरे देश को आंसू होकर स्वर्गवासी हो गए। उसी दिन लाला जी के स्वर्गवास से सारा देश क्रोधित एवं भारत माता की जय। 17 नवंबर 1928 और वो बेहोश हो गए। अंग्रेजों ने मरण समझकर छोड़ दिया। उन्हें शीघ्र अस्पताल पहुंचाया गया। 18 दिन बाद उनकी हालत चिंताजनक हो गई और वो पूरे देश को आंसू होकर स्वर्गवासी हो गए। उसी दिन लाला जी के स्वर्गवास से सारा देश क्रोधित एवं उत्तेजित हो उठा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु एवं अन्य क्रांतिकारी ने लाला जी की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की आर्मी की एक बैठक 10 दिसंबर 1928 की रात लाहौर में हुई, जिसके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जय
दुर्गा भाभी भी उपस्थित थी। देश की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए भगत सिंह ने कहा, लाला जी की मृत्यु समूचे राष्ट्र का अपमान है। इसका बदला केवल खून का बदला खून से लिया जाएगा, तभी दुश्मन को सबक मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे ख्याल से और को मत खाट कर देना चाहिए। खून का बदला खून। इंग्लैंड के सांसद के नीचे सदन में भी ये मामला उठा। संसद के सदस्य कर्नल बैकसूट ने भी सरकार से अपना स्पष्टीकरण दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उसे मेरे हाथों मरना चाहिए, मैं उसे मारूंगा। खून का बदला खून। किंतु सरकार ने इस हत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं माना है। सरकार ने अपना सोचा था कि क्या करनी थी। इस प्रकार का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि लाला जी की मृत्यु उस अवसर पर चोट लगने से हुई थी। इस विषय में न्यायिक जांच की मांग की गई थी, मगर ब्रिटिश हुकूमत ने इस तक कामयाब हो जाएंगे। चंद्रशेखर की जय, चंद्रशेखर की जय, भारत माता की जय, चंद्रशेखर की जय, भारत माता की जय, चंद्रशेखर की जय, भारत माता की जय, चंद्रशेखर की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 3 फरवरी 1928 को कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जी ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को वापस जाने के लिए युद्ध छेड़ दिए। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। इंकलाब जिंदाबाद। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर में स्टेशन पर होने वाला जुलूस का नेतृत्व लाला जी कर रहे थे, इसीलिए वे सत्याग्रह थे। साइमन कमीशन को गो बैक, गो बैक। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। साइमन लौट जाओ की नारे लगाते हुए लाला जी स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर स्टेशन के बाहर पुलिसधारी डॉक्टरों ने लाला जी को रोक लिया तथा इससे भीड़ उत्तेजित होकर लाला जी के नारे लगाने लगे। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतने में लाहौर का पुलिस अधीक्षक मिस्टर स्कॉट अपने सहायकों के साथ वहां पर आया। उसने भीड़ को देखकर अनुमान लगा लिया कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आवश्यक, इसलिए उसने अपने विश्वास पात्र सहायक मिस्टर सैंडर्स को ये कार्य सौंप दिया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले भीड़ को तीतर-बितर करने के लिए पुलिस ने हाथ की लाठीचार्ज, परंतु नवकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद सैंडर्स क्रोधित हो उठा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। How dare you bloody bastard! खून। किंतु सरकार ने इस हत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं माना है। सरकार ने अपना सोचा था कि क्या करनी थी। इस प्रकार का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि लाला जी की मृत्यु उस अवसर पर चोट लगने से हुई थी। इस विषय में न्यायिक जांच की मांग की गई थी, मगर ब्रिटिश हुकूमत ने इस दरखास्त को बर्खास्त कर दिया। फिरंगियों का बढ़ रहा निस्दिन अत्याचार, फिरंगियों का बढ़ रहा निस्दिन अत्याचार, तो हम तुम किस लिए बने वीर सरदार। इस बैरी जनता को सरकार की आवाज सुनाने के लिए उसे थमाने की जरूरत है। सरकार ने अपना नंगा चेहरा सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब तो केवल खून की होली खेलने की जरूरत है। इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिर्फ चिल्लाने में काम नहीं चलेगा, हमें सूझबूझ का परिचय भी देना होगा। सबको उनका काम अलग अलग सौंप देना होगा। जय
बताओ मुझे स्कॉट की गतिविधियों के बारे में। पूरे देश में तनाव की स्थिति है। बंगाल के दल ने काफी काम किया है। उन्होंने कुछ अधिकारियों को खत्म कर दिया है, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने परिवार को ब्रिटेन भेजना वापस प्रारंभ कर दिया है। कुछ दिनों बाद वे महसूस करेंगे कि भारत उनके अधिकार में नहीं रहेगा। दूसरी ओर लालाजी की शहादत ने कांग्रेसी को मनो को तपा दिया है। आने वाले कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना जाने की कुछ ठोस योजनाएं बना रहे हैं, किंतु मुझे विश्वास नहीं कि कुछ कर पाएंगे। दूसरी ओर नौजवानों का खून खौल रहा है। साथियों, हम ब्रिटिश हुकूमत से हिंदुस्तान की आजादी का युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध में उनके पास सेना, अस्त्र शस्त्र और अन्य सामग्री सीमित है, किंतु उसके विपरीत हमारे पास लोकमत और बलिदान की भावना है। यही हमारे शस्त्र है, यही हमारी शक्ति। केवल स्कॉट को ही नहीं, हमें अन्य कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारना होगा। राज्यपाल को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। एक हिंदुस्तानी की मौत का बदला हम 10 अंग्रेजों को मार कर लेंगे। इसके बाद 15 दिसंबर 1928 को दूसरी मीटिंग हुई, जिसमें जयगोपाल ने स्कॉट की सभी गतिविधियों की जानकारी दी और उसके बाद स्कॉट की हत्या के लिए योजनाएं बनाई गई और सबको अलग अलग काम सौंपा गया। जयगोपाल को स्कॉट के कार्यालय के बाहर रहना है। उसके बाहर आते ही तुम रुमाल से संकेत करोगे। तुम्हारे इशारे पर भगत राजगुरु स्कॉट पर गोली चलाना तुम दोनों, और मैं और सुखदेव ये देखेंगे कि तुम दोनों को गोली चलाकर भागते वक्त कोई देखने ना पाए। जैसा कि गांधी जी ने हार मानकर अपना अशोक आंदोलन बंद कर दिया और क्रांतिकारी का भी पूरी तरह चबा हो चुका है। ऐसे में कब तक हमारे हाथों बचेगा? एक न एक दिन उसे हमारे शिकंजे में फांसना ही होगा। आप ही सोचिए तिवारी जी, आपके लिए सुनहरा मौका है। मौका? तिवारी के कंधों पर हाथ रखते हुए और जाल में फंसाते हुए इंस्पेक्टर बोला, तिवारी, हमने सुना है कि आजाद का पता तुम जानते हो। तुम आजाद के घनिष्ठ मित्र हो। तुमको पता है कि आजाद आजकल कहाँ रहता है। यदि तुम मुझे आजाद का पता बता दो तो तुम्हें ब्रिटिश सरकार तुमको 10,000 रुपए देगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सोच लो तिवारी एक बार फिर से। मैं ऐसी भूल नहीं कर सकता। मैं अपनी दोस्ती का कलंक लगाकर अपने माथे पर लेने वाला था। आप यहाँ चले जाइए यहाँ से। वो क्या कह रहा है? तुम 10,000 रुपए ठुकरा रहे हो? क्या तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? बस करो दोस्त, मैंने कह दिया इंस्पेक्टर साहब, आप इससे कोई उम्मीद न करें। आप इससे चले जाइए। तिवारी जी, इस दुनिया में पैसे वाले तुम कहाँ खो गए हो? 10,000 के बारे में सोचो। उसे पाकर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ऐसे में तुम्हारी हालत फटेहाल है। मैं लोगों के सामने कौन सा मुंह दिखाऊंगा? सब मुझे देशद्रोही कहेंगे, कट्टर कहेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं तिवारी, एक बात हम केवल 3 लोगों के बीच रहेगी, किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। तिवारी आजाद का घनिष्ठ मित्र, पर वो क्रांतिकारी नहीं थे, पर दल का सदस्य भी है। इसलिए आजाद जी उस पर बहुत विश्वास करते हैं। जब भी कानपुर जाते उसके घर अवश्य जाते। वे क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें एकदम फीड कर दे रहा है। तिवारी के इनकार कर देने पर इंस्पेक्टर दोबारा तिवारी के घर कानपुर जा ही पहुंचे। समझाते हुए कहा, साथ ही तुमको जिंदगी भर पेंशन भी देगा। एक बार सोच लो तिवारी, तुम्हारी ये मौका है। साहब, यदि मुझे इनाम के पूरे रुपए पहले दे दिए जाएं, तो मैं आजाद का पता बता सुनो तिवारी, इनाम के 5,000 जल्दी ले लो। 5,000 जब लेना जब आजाद पकड़ा जाएगा। और इस इंस्पेक्टर ने 5,000 रुपए की नोटों की गड्डी तिवारी के सामने रख। नोटों को देख तिवारी के मुंह में लार आ गई। उस
उसने लाल निकलते हुए झट से नोट गिरा दिया। बिहारी के पैसा पैसा दे, आजाद को पैसा उसका मन 10,000 रुपए के लालच में लट्टू हो गया। वो अपने दोस्त आजाद के साथ गद्दारी करने का फैसला किया। पैसे के आगे उसका ईमान बिक चुका है। धरती माँ कांप उठी, भारत का कहा चला सूरज भीग गया, पर उन आंसुओं के मूल्य को समझने वाला कोई नहीं। हाय गजब की संतानों, तुम्हारे ही कारण देश रास्ता के बंधनों में बंधा। तुम्हारे ही कारण अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। तुम्हारे ही कारण भारत की स्वाधीनता और अखंडता खतरे में पड़ी। तुम्हारी निंदा किन शब्दों में की जाए, किन शब्दों में? हाय गजब की संतानों, हाय। मेरे से कैमरा अरे यार हम दो से जितना अच्छा के मैं खींच प्रयत्नों पाऊँ। से दीवारी का मन लोभ में फंस चुका है। उसकी आत्मा उसे बार-बार धिक्कार रही थी। उसकी अंतरात्मा ने उसकी प्रदर्शना की और उसके भीतर से आवाज निकली। इंसान का सबसे बड़ा मुकुट पैसा। पैसे के बिना सगे संबंधी सब साथ छोड़ जाते, बाप उन्हें सब बेकार कर देते। पैसा कमाने का अवसर बार बार नहीं आता तिवारी, बार बार नहीं आता। जय तिवारी, जय तिवारी, अभी तिवारी दोनों की दीवारी लगातार सोचता जा रहा है। काम पूरा होने पर उसे 5,000 की गड्डी मिल जाएगी। ये सोचकर वो लालच के सिकंजे में जकड़ता है। वो अपने दोस्त आजाद के साथ गद्दारी करने का फैसला किया। पैसे के आगे उसका ईमान बिक ही चुका है। उसकी आत्मा ने उससे कहा, तू संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लोग तुझे निंदा कंटिन्यूअस शॉट ले लो क्या? तेरी संतानें तेरी करनी का बुरा फल तेरी के पुस्तकों को गद्दारी मत कर। वो आजाद पक्षी देश को आजाद कराना चाहता है। यदि उसके साथ विश्वासघात करोगे तो तुम्हें नरक में लिया जाएगा। मैं उससे 5,000 गड्डी ले चुका हूँ, भला उसे मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? अगर ऐसा किया सरकार जेल में बंद कर देगी, इसलिए उसके साथ विश्वासघात करना पड़ेगा। तभी तिवारी के दिमाग में जेल और पुलिस के पीटने का दृश्य नाचने लगता। सुनो तिवारी, वादा पक्का होना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे पुलिस की बात हर हाल में माननी है, अन्यथा पुलिस हमें जेल में बंद करके पिटाई करेगी। मैं पिटाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं पुलिस का साथ दूंगा। हाँ, दूंगा। पैसा पैसा दे दे, पैसा पैसा दे दे, पैसा पैसा दे दे, पैसा पैसा तिवारी को इलाहाबाद ले जाया। इलाहाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार। इलाहाबाद की पुलिस ने तिवारी के सहयोग से आजाद को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। तिवारी भी उस योजना के अनुसार कार्य करने लगा और ताने बाने बोलने लगा। Welcome, Mr. Power. Welcome, Mr. Tiwari. तू आजाद का फ्रेंड है। अगर तू आजाद को गिरफ्तार करवाएगा तो हम तुझे 10,000 रुपए देगा और रिश्वत फाइन देगा। आगे मुझे क्या करना? पहले आप ये बताइए
कि आजाद आजकल कहाँ रहता है? वो इलाहाबाद के झूसी इलाके में रह रहा है। क्या हम घेराबंदी का सच्चा है? जी नहीं, आखिर क्यों? इसकी वजह है कि आजाद दिल इंसान को पकड़ने के लिए हमें चार गुना करना पड़ेगा। उसे खुले इलाके में पकड़ना आज खबर साबित होगा। क्या आप उसे कहाँ मिलता है? मैं इससे नई में यमुना किनारे दिखता हूँ। शहर में क्यों नहीं मिलता? तो कभी कभी शेयर मिल लेते हैं। तो बताइए आगे हम लोग को करना क्या है? तो बात के पास याद रखिएगा इंस्पेक्टर साहब। वादा पक्का होना चाहिए तिवारी, हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपना अंजाम सोच लेना। उसने सोचा जब पाप की काली मुंह में लगाई है, जैसे नरक के दूध को पहचाने में कटलाएगा। मनुष्य जो काम करे खूब करे अच्छी तरह। पुलिस के 10,000 रुपए मिलेंगे। सुनो सुबह को हड़प के जो पुलिस आजाद को पता चलेगा कि कैसे करना है, क्योंकि वो मुझ पर अच्छी तरह विश्वास करते हैं। मैं उनसे जो कुछ भी कहूंगा उसी को सच मानेंगे, उसी के अनुसार करेंगे। आत्मा और लालच की लड़ाई में तिवारी के लालच की विजय प्राप्त हुई। इस देशद्रोही ने अपनी आत्मा की आवाज को भुला दिया और आजाद को पुलिस के हवाले करने का मन बना दिया। सुबह तड़के ही तिवारी सेठ के घर जा पहुंचा। उसने सेठ को नींद से जगाया। जब सेठ ने तिवारी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो घबरा ही गया। उसने सोचा कि चंद्रशेखर आजाद भी तिवारी के साथ आए, लेकिन तिवारी को अकेला देख उसकी जान में जान आई। फिर उसके बाद तिवारी उसे एकांत कमरे में ले गया और दोनों बैठ गए। कैसे हैं आप? नमस्ते वीरभद्र, और कैसे हैं? सेठ जी, आजाद सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। क्या कौन सी बात जानते हैं? झूठ क्यों बोलते हो? तुमने आजाद के बारे में सूचना दिया है? नहीं, तुमने दिया? मैंने पुलिस को कुछ सूचना नहीं दी है। तिवारी, वो क्या है ना, आजाद की रुपए की सख्त आवश्यकता। उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने कहा चल लेते आना, दर में जमा कर देना। तो इस समय तो रुपए मेरे पास नहीं है तिवारी, एकदम खाली हूँ। क्या तुम आजाद से कह के 2 दिन का समय और नहीं दिला सकता तिवारी? भागते भूत की लंगोटी सही। मुफ्त के 2,000 रुपए ले गया था। ठीक है 2,000 दे दो, मैं आजाद को बना लूंगा। दो। सेठ ने अपनी जान की मुसीबत को टाल देना ही बेहतर सोचा और वह 2,000 रुपए तिवारी को दे दिए। बाकी के 8,000 रुपए की रसीद काटकर अपने पास रखी, ताकि वो आजाद से कह सकता कि 8,000 रुपए तो हमने दे चुके हैं। आजाद तो स्वयं रुपए मांगने आएंगे नहीं, क्योंकि उनके पीछे पुलिस पड़ी रहती है। तो क्यों ना रुपये को हड़प लिया जाए? सेठ, आजाद वजन के भंग करने वाले को क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए है वो रुपये मुझे दे दो। कहाँ तिवारी की जिंदगी फटेहाल जी रहा था। पूरे परिवार 10 रुपए के लिए मोहताज थे, खाने के लाले पड़ रहे थे। वहाँ 10,000 रुपए मिल जाए, इतने रुपए पाकर तिवारी को सिर्फ ठिकाना नहीं रहा। 2,000 रुपए वाला देने से डर जाए तो क्या बुरा है? 6,000 तो अपने जेब में ये रहेगा। 2,000 रुपए पाकर तिवारी अपनी मुस्कान बिखेर रहा है। खाली हो गया। नमस्कार पंडित जी, मुझे आने दो। मैं आपके बम्बई जाने की तैयारी कर रहे हैं। बम्बई? मगर क्यों? सेठ के घर आ रहा हूं पंडित। इसी तरह उसने 2,000 रुपए देना स्वीकार किया। क्या कह रहे हो सेठ का बच्चा? अरे पैसा देने मैंने कहानी कर रहा था। कभी कहता मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर कहता है इतने पैसे लेकर आजाद करेंगे क्या? और आगे क्या बात हुई? अरे बात क्या होनी थी? सारी बात समझाई तब कहीं जाकर राजी हुआ। मित्रों में माफी मेरा सहयोगी है तिवारी जी, मुझे बहुत भरोसा है आप पर। हम लोगों को सेठ कहाँ मिलेगा? दरभंगा हाउस के पास, आज के पास।
पैसा लेकर आएगा, ठीक समय से आप आ जाइएगा। ठीक है, हम लोग 10:30 बजे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये पीछे ऊपर से सीढ़ी से नीचे। पापा का फोन आ रहा है। हाँ, पापा का किसका है? साक्षी का फोन लिया था ना तुम? साक्षी का? हाँ, साक्षी का है। उससे पापा का फोन आ रहा है। स्टोरेज सही हो गई? हाँ, स्टोरेज कम कर दिया था ना उसने। के 10:20 पर जब आजाद और सुखदेव अल्फ्रेड पर पहुंचे, इंडियन प्रेस के कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। फोन दे दें पूनम। चंद विश्वेश्वर, अभी सूचना मिली है कि आजाद अल्फ्रेड पार्क में है। जाके पता करो ये सूचना कितनी सही है और हम आके तुरंत इन्फॉर्म करो।